नमस्ते। राज्य आईएएस में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोकसभा की जो मुख्य परीक्षा है उसमें एक सब्जेक्ट के रूप में दर्शन शास्त्र 6वें पेपर का हिस्सा है। 75 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। और प्रश्नों का स्तर जो है, ऐसे अगर हम समझे, बहुत सामान्य होते हैं, मतलब सरल किस्म के प्रश्न पूछते हैं ये। मगर समस्या ये होती है इनमें कि चूंकि दर्शन शास्त्र ऐसे भी माना जाता है एक बड़ा कठिन सब्जेक्ट होता है, और एकेडमिक सेशन में भी समानता इनको हम नहीं पढ़े होते हैं, पढ़ने में रुचि भी नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से वहां जो सब्जेक्ट होता है हमारे लिए कठिन हो जाता है। अब क्योंकि अब हमारे आयोग के द्वारा हमारी मुख्य परीक्षा में सिलेबस में रख दिया गया है, तो अब एक प्रकार से अगर देखें तो मजबूरी है, चाहे मजबूरी हो या जो भी हो, एग्जाम अगर निकालना है तो उस 75 अंक को अगर ठीक से करना है तो हमें दर्शन शास्त्र को ठीक से पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसी सब बातों को ध्यान में रख करके आज का जो छोटा सा सेशन होगा हमारा, उस पर हम बात करेंगे दर्शन शास्त्र के बारे में कुछ बुनियादी बातें। तो इसके बारे में समझने से पहले जो हमारे सिलेबस में है, जो पाठ्यक्रम में जो रखा है हुआ है, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं मोटे तौर पर। ये तो दर्शन शास्त्र में जो सिलेबस में रखा हुआ है उसको अगर देखें तो उसमें मुख्यतः 5 हिस्से हैं। तो 5 भागों में बांट करके देख सकते हैं सुविधा के हिसाब से। इसमें पहला जो हिस्सा है वो दर्शन के एक परिचय के रूप में है। दर्शन के बेसिकली एक परिचय के रूप में है। एक परिचय का मतलब ये हुआ कि दर्शन का अर्थ क्या है। भारत की परंपरा में जिनको हम दर्शन कहते हैं उसका अर्थ क्या है, और जो पश्चिम में मीन्स पाश्चात्य में जो फिलॉसफी शब्द जिसका प्रयोग करते हैं उनका क्या अर्थ है। क्या दोनों का जो है अर्थ जो है समान है? दर्शन और और जो फिलॉसफी है, क्या एक दूसरे का पर्याय है या उसमें कुछ बुनियादी अंतर है? उस दर्शन का स्वरूप क्या है? दर्शन का धर्म से, दर्शन का संस्कृति से किस प्रकार का संबंध है? भारतीय दर्शन और जो पाश्चात्य दर्शन है, दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या असमानताएं हैं? तो बुनियादी तौर पर जो प्रश्न बहुत सामान्य होते हैं, बहुत सरल होते हैं। प्रश्न यही पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि दर्शन से आप क्या समझते हैं। दर्शन शब्द जो है, जो भारत और इस तरफ जो पश्चिम में है, दोनों के शब्दों के स्तर में, शब्दों के अर्थ स्तर में, शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में किस प्रकार से वहां भिन्नता दिए हुए हैं। तो दर्शन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो है बेसिकली वहां दर्शन जो है वो जीवन का रूपांतरण है। इसीलिए प्रश्न ऐसे पूछते हैं क्योंकि इस दर्शन में जो है वो सभी विषय पढ़े जाते हैं। मूल रूप से जो है इस पूरे ब्रह्मांड के बारे तक में भी, इस पूरी पृथ्वी के बारे तक भी, पूरे मानव जीवन के बारे में भी, उन सभी विषयों के बारे में हो, उन सभी विषयों के बारे में जो है बुनियादी विचार इस दर्शन में होते हैं। ऐसी भी अगर हम देखें तो जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे एकेडमिक सेशन की बात करूं तो 10वीं 12वीं तक तो पढ़ लिए, उसके बाद स्नातक किए, स्नातक के बाद उसमें फिर मास्टर डिग्री किए, मास्टर डिग्री के बाद शुरुआत होता है मास्टर ऑफ फिलॉसफी। उसके बाद फिर और जब पढ़ते हैं तो वहां होता है पीएचडी, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। तो इस प्रकार से अगर देखें तो जितने भी सब्जेक्ट जो है, जो अलग अलग विषय जितने पढ़े जाते हैं, अंत में जाकर के वहां दर्शन में समाप्त हो जाता है। इसीलिए जो है ऐसा कहा जाता है कि सभी विषयों की जननी जो है वहां दर्शन है। और इसीलिए लोकसभा आयोग की तरफ प्रश्न पूछा भी जाता है, किन कारणों से किन कारणों से दर्शन शास्त्र को सभी विषयों की जननी कहा जाता है। राइट? इस तरह के तो ऐसे कुछ बुनियादी प्रश्न जो यहां से होते हैं ये। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है जो हमारे पाठ्यक्रम का है, वह है भारतीय दर्शन का। वह है भारतीय दर्शन का। अब भारतीय दर्शन में भी अगर देखेंगे तो उसके 2 भागों में बांट सकते हैं हम सुविधा के हिसाब से। एक प्राचीन भारतीय दर्शन और दूसरा जो है समकालीन भारतीय दर्शन।
प्राचीन भारतीय दर्शन का मतलब में इसमें जो है, जो स्थापित जो भारत के जो 9 दर्शन है प्राचीन के, वेद और उपनिषद का दर्शन है, गीता दर्शन है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, उसके बाद फिर छठ दर्शन। छठ दर्शन का मतलब सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, और साथ में इसमें चरवाक दर्शन। तो कुल मिलाकर के जो है वो जो 9 स्थापित जो दर्शन है, जो एक प्रकार से कहते हैं जिनको हम भारत में प्राचीन दर्शन है, शास्त्रीय दर्शन उसी को कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है, जो सिलेबस का जो एक बड़ा हिस्सा जो है हमारा वो प्राचीन दर्शन से है भारत की। दूसरा जो हिस्सा है वहां है समकालीन दर्शन का, भारत का कंटेम्प्रेरी फिलोसफी ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। जो प्रारंभ होता है, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, वहां है गुरु नानक के विचारों से प्रारंभ होता है। गुरु घासीदास के विचार है, वल्लभाचार्य के विचार है, गांधी जी के जो है एकादश दर्शन है, स्वामी विवेकानंद के जो है व्यवहारिक वेदांत है, डॉक्टर अंबेडकर के विचार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार। तो इस प्रकार से अगर देखें तो भारतीय दर्शन में एक प्राचीन से संबंधित हुआ और दूसरा जो है हुआ समकालीन दर्शन से संबंधित। उसके बाद तीसरा जो खंड है, जो सिलेबस का हिस्सा है, वहां है पाश्चात्य दर्शन। वहां है पाश्चात्य दर्शन का। पाश्चात्य दर्शन को भी अगर हम समझे तो इनको समझने के दृष्टिकोण से, जब उस सिलेबस को जब पढ़ने जाएंगे हम, तो उसको समझने के दृष्टिकोण से उनको देखें तो इनको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। इनको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे 3 भागों का मतलब यह हुआ कि सबसे पुराने दर्शन, पश्चिम के सबसे पुराने दर्शन। अब ऐसे तो अगर देखें तो पश्चिम में सबसे पुराने दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं वो थेल्स को माना जाता है 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास का, मगर हमारे वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसके बाद और भी कई फिलॉसफी हुए, और भी कई दार्शनिक हुए पश्चिम में, मगर जो हमारे सिलेबस में जो है, जो रखा गया है जिन दार्शनिकों के विचार को, उसमें 20 दार्शनिकों के विचार रखा है कुल मिलाकर के। तो पाश्चात्य दर्शन में जो सिलेबस के रूप में हमारे पास में कम से 20 दार्शनिक है। अब 20 दार्शनिक में सबसे पहले जो है वहां प्लेटो की बात करते हैं, और प्लेटो का सद्गुण है। उसके बाद फिर अरस्तु है, कारणता सिद्धांत है उनका। वहां से लेकर के लगभग 10वीं 11वीं सदी के आसपास में जो है एक और पश्चिमी दार्शनिक हुए, संत इंसेल्म, सत्तामूलक तर्क का सिद्धांत उससे संबंधित है। उसके बाद फिर जो है जो प्रारंभ होता है पश्चिम का जो दर्शन में, जो समकालीन जो पश्चात्य दर्शन है, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जहां से हमारे सिलेबस में मेंशन कर रखा है वह है डेकार्टे का। डेकार्ट है, स्पिनोजा है, लेबनिज है, लॉक है, हेगल है। ऐसे करते करते जो है आगे जो है सार्त्र तक। तो कुल मिलाकर के जो है इस पाश्चात्य दर्शन में जो है कुल मिलाकर कर देखें तो 20 दार्शनिकों के विचार है। इसके बाद चौथा जो हिस्सा है, इसके बाद हमारे सिलेबस का जो चौथा हिस्सा है वहां है धर्म दर्शन का। वहां है धर्म दर्शन का। धर्म दर्शन का मतलब ये हुआ कि धर्म से क्या अभिप्राय है, धार्मिक सहिष्णु धर्म का, धर्म दर्शन का स्वरूप क्या है, धर्म का धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है, धर्म निरपेक्ष क्या होती है, शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। धर्म दर्शन में मोटी तौर पर बातें ऐसे ही है। इसके बाद पांचवा जो हिस्सा होता है जो हमारे सिलेबस का भाग है वह है नीति शास्त्र। वह है नीति शास्त्र का, जिनको हम सामान्य भाषा में एथिक्स कहते हैं, जिनको सामान्य भाषा में जो है एथिक्स कहते हैं। इसमें नैतिकता के बारे में पढ़ा जाता है, नैतिक मूल्य के बारे में पढ़ा जाता है, नैतिक दुविधा के बारे में पढ़ा जाता है, वो सत्यनिष्ठा जो है उनके बारे में पढ़ा जाता है, प्रशासनिक जो
जो प्रशासनिक जो संरचना होती है, तो प्रशासन में वो नैतिक मूल्य क्या होते हैं, जो सिविल सर्विसेज, सिविल सेवक जो होते हैं, जो जो अधिकारी होते हैं, उस अधिकारियों में जो है, फिर लोक सेवकों में किस तरह के आचरण की आवश्यकता होती है, सत्यनिष्ठा क्या होती है, जवाबदेहिता क्या होती है, पारदर्शिता क्या होती है। ये सब जो विषय, ये सब टॉपिक जो है, ये हमारे नीति शास्त्र के होते हैं। इसीलिए प्रश्न जो है इसी सब विषयों से पूछे जाते हैं। तो एक प्रकार से अगर देखें तो दर्शन शास्त्र में जहां से 75 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, वहां मुख्यतः ये 5 खंडों से जुड़ा होता है। प्रश्न बहुत सरल आते हैं, बस समस्या ये होती है कि उनको ठीक से नहीं पढ़ा गया है, या फिर ठीक से उनको नहीं पढ़ाया गया। हमने पढ़ाया तो गया, ठीक से उनको समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए प्रश्न बहुत सरल होते हुए भी नहीं बन पाते। और मुख्य परीक्षा में तो वैसे भी जो है आधा नंबर भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा में उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि मुख्य परीक्षा में, राइट। तो यहां तो हो गया जो हमारे सिलेबस में है उसकी बातें। अब थोड़ी से समझते हैं हम दर्शन के बारे में एक परिचय के रूप में। दर्शन एक परिचय के रूप में, इनको समझने से पहले जो है हमें कुछ बेसिक बातों को जानने की आवश्यकता होगी। जैसे अरस्तु जो है पश्चिम के एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक हुआ, बहुत महत्वपूर्ण, बेहद उच्च स्तर के उनके विचार। उनका मानना है कि मनुष्य जो है एक चिंतनशील प्राणी है, वो चिंतन करता है, मनन करता है, सोचता है, एक ऐसा प्राणी है। अब कुत्ते बिल्ली तो मेरे ख्याल से सोचते हैं और सोचते ही हैं। उनका कोई वेग इस तरह का नहीं होता कि जिससे वो सोच सके, जिससे कल्पना कर सके। कुत्ते बिल्ली जो है कोई कल्पना नहीं कर सकते। इंसान जो है कल्पनाएं कर सकते हैं, कई प्रकार की कल्पनाएं कर सकते हैं। हम ईश्वर की कल्पना कर सकते हैं, हम आत्मा की कल्पना कर सकते हैं, हम स्वर्ग की कल्पना कर सकते हैं, हम नरक की कल्पना कर सकते हैं। तो सबसे शुरुआती जीवन में अगर देखें तो मानव जो है इस तरह से, क्योंकि उस समय उनको अपना जीवन बचाए रखना ही बहुत ही संघर्ष है, बहुत ही जो है मुश्किल है ये। उनके जीवन में संघर्ष बहुत बड़ी मात्रा में है। जीवन की बहुत पुरानी शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं मैं, जिस समय मानव जो है वो पेड़ में रहता है, जिसमें मानव जो है पेड़ में रहता है। अचानक से जो है बारिश होना शुरू हो गया, बाढ़ आ गया, जंगलों में आग लग गया। समझ में नहीं आ रहा है उनको हो क्या रहा है। तेज तूफान चलने लग गया, जिस पेड़ में बैठे हैं वो पेड़ गिरकर धड़ाम से नीचे आ गया। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा सब कुछ किसने किया। ऐसी काफी सारी बातें हैं, वो काफी सारी बातें ऐसा जो है जानने का प्रयास कर रहा है। वो सूर्य जो है आता है, उसके बाद कहीं चला जाता है। चंद्रमा जो है ऊपर दिखता रहता है, वो भी कभी आता है और कभी चला जाता है। तो ऐसे जो है काफी सारी चीजों के बारे में सोच सोच करके वहां खूब खूब परेशान रहता था। जीवन के जो प्रारंभिक चरण है उनकी बात कर रहा हूं मैं। हालांकि परेशान तो जो है अभी भी है, सभी लोग परेशान हैं, मगर शुरुआती दौर पर जो है मानव जीवन जैसा वर्तमान में जितनी सुविधाएं हमारे पास में है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। मानव जो है पेड़ में रहते हैं और अचानक से वो नीचे गिर गया। तो अब कल्पना कीजिए कि उस समय वो इन सब बातों को कैसे सोचते रहे होंगे। तो धीरे धीरे जो है इन सब बातों को उन्होंने सोचना शुरू किया। सोचा, हजारों साल तक मानव जो है सोचा, सोचा कि इस पूरे जो है जो जगत देख रहा है, उस पूरी विश्व जो देख रहा है, इसको बनाया किसने, इस सृष्टि का निर्माण किसने किया, वो प्रक्रिया क्या है जिसके अंतर्गत इनका निर्माण हुआ। क्या इस सृष्टि का निर्माता ईश्वर है? अगर ईश्वर है तो ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर ने इनको क्यों बनाया, मैं कौन हूं,
या फिर कोई आत्मा अगर होता है तो आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। ऐसी बहुत सी बातें वो सोच सोच करके परेशान है। वो काफी सारी बातें वो जानना चाहता है, उनकी जिज्ञासा बहुत है, उनकी तमन्ना बहुत है, सब कुछ वो जानना चाहता है। ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, वो भी जान लूं। ऐसा सोच सोच करके जो है हजारों सालों में ऐसे बहुत से विचारों को एक साथ गढ़ा, जिनको हम सामान्य भाषा में कहते हैं दर्शन। यहां तो हुआ दर्शन का एक बहुत सामान्य अर्थ है गुरु में। मगर भारत में जो है, भारत की जो परंपरा है उसमें, भारत की जो दार्शनिक परंपरा है उसमें इस दर्शन को, ये जो दर्शन है, ये भारत की दार्शनिक परंपरा में एक जो प्रचलित शब्द हमारे पास में वही दर्शन ही है। जबकि जो है पश्चिम में जो है इस दर्शन के लिए एक शब्द उपयोग करते हैं, वहां है फिलॉसफी का, वहां है फिलॉसफी का। तो इस प्रकार से अगर देखें तो भारत में जो है दर्शन शब्द है और पश्चिम में जो शब्द है वहां क्या है, फिलॉसफी। सामान्यतः कई लोग ऐसे मानते हैं, लगभग सामान्य जो है एक अवधारणा बन चुका है कि ये दर्शन और जो फिलॉसफी है ये दोनों जो है एक दूसरे के समानार्थी हैं, पर्याय है। ऐसा सामान्य स्तर में तो कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पर्याय हो सकते हैं, मगर वास्तविक में जो है एक शब्द का दूसरा जो शब्द है वो पर्याय पूर्ण रूप से कभी नहीं हो सकता। तो वैसे ही जो है तो दर्शन का जो अर्थ है और जो फिलॉसफी का जो अर्थ है, निश्चित रूप से चूंकि दो अलग अलग शब्द है ये, तो इनके अर्थ भी जो है निश्चित रूप से भिन्न है। इसीलिए जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा की जो मुख्य परीक्षा है उसमें तक भी ये प्रश्न पूछ दिए हैं कि भारत में जो दर्शन और जो फिलॉसफी जो अलग अलग जो शब्द प्रयोग करते हैं, इनका दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर क्या है, इनको बारी बारी से हम समझेंगे। दर्शन जो है, दर्शन जो है एक संस्कृत का एक मूल शब्द है दृश्य, दृश्य धातु, इससे बना हुआ है। संस्कृत में एक बहुत मूल शब्द है धातु के रूप में, वहां है दृश्य धातु। तो इस दृश्य धातु से बना हुआ है और दृश्य धातु का जो है बहुत सामान्य जो अर्थ होता है, जिसके द्वारा देखा जाए, जिससे देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए। अब देखने जो है तो स्वाभाविक है हम आंख से ही करते हैं। इसका मतलब जैसे कि मुझे अभी आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो देख रहे हैं, जितनी भी सभी जो देख सकते हैं वो सबके सब दार्शनिक है, ऐसा भी कहा जा सकता है ना। मगर इनको जो है ऐसा भी समझा जा सकता है, जो हेक्सले नाम का पश्चिम एक बड़ा दार्शनिक हुआ, उनका जो मानना है कि दार्शनिकों के विचार जो है, जो वर्गीकरण जो है, एक कुशल दार्शनिक और एक अकुशल दार्शनिक, इस रूप में किया जा सकता है। ये हेक्सले की बात कर रहा हूं मैं, उनका एक विचार इस प्रकार का है दार्शनिकों के लेकर के। तो जो है जो ठीक प्रकार से सोच सकता है तो कुशल दार्शनिक हो गया, स्किल है उनके पास में इस तरह के इस तरह के विचारों को सोचने की। और जो नहीं सोच पा रहे, जो सामान्य जो आंख में देखे, प्रत्यक्ष हमने देखे और हमने देख के बता दिया कि कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, जो भी कर रहा है, राइट। मगर जो कुछ विशेष देखते हैं, मतलब वो नाच रहे तो क्यों नाच रहा है, वहां अगर गा रहा है तो क्यों गा रहा है, उनके मन में ऐसी क्या चल रही है, वो भी इन बातों को ध्यान पाना, वो क्या है, कुशल दार्शनिक का काम होता है ये। तो स्वाभाविक है देखने के लिए हम जो है देखने के एक तो प्रयोग करते हैं आंख, मगर इसके लिए एक संस्कृत में एक बहुत ही अच्छा शब्द प्रयोग होता है, वहां है चक्षु। वहां होता है चक्षु। चक्षु मतलब संस्कृत में आंख की मतलब हुआ। चक्षु के लिए जो है जब उनको बुद्धि की स्तर में जाकर देखते हैं, केवल सामने रखा है वो बात तो समझ में आए,
मगर एक्शन में बहुत सारी बातें और भी है जो नहीं कह रहे हैं वहां, उसके बावजूद उनकी मन में जाकर देखना, तो स्वाभाविक उसके लिए बुद्धि के एक विशेष स्तर में जाना पड़ेगा ना, उन बातों को सोचने के लिए, जानने के लिए। इसके लिए कभी कभी जो है ऐसे कहते हैं ज्ञान चक्षु, उनके मतलब एक शब्द प्रयोग करता है ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु का मतलब ये है कि हम बुद्धि के स्तर में जो है एक विशेष स्तर में चीजों को जाकर देख रहे हैं। कभी कभी एक और शब्द प्रयोग करते हैं, वह है प्रज्ञा चक्षु, वह है प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा जो है बेसिकली ये बुद्धि अर्थात विवेक का ये उच्चतम स्तर माना जाता है। यदि मान लो किसी व्यक्ति को जो है अगर ऐसा सोचे, उनको जो पहले वो सामान्य बातें करता था, अचानक से जो है वह बहुत गहरी बातें करना शुरू कर दे, बहुत विशेष बात करना शुरू कर दे, तो ऐसा कहा जा सकता है उनके बारे में कि उनकी प्रज्ञा चक्षु खुल गया है। कभी कभी एक और शब्द प्रयोग करते हैं इनके लिए, वह है दिव्य चक्षु, वह है दिव्य चक्षु, बुद्धि के उच्च स्तर में जाकर के देखना। तो इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से क्या है, तो इस प्रकार से जो है हम कोई बहुत सामान्य देखने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है कुछ ऐसे बातें कह रहे हैं जिनको पहले नहीं देख पाते थे, जिनको पहले नहीं समझ पाते थे, अब उन बातों को समझना, इसे कहा जाता है उन बातों को जानना, उनका ज्ञान प्राप्त करना। वहां होता है भारतीय दर्शन की परंपरा में दर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि सिद्ध तौर पे हम प्राप्त करने क्या जा रहे हैं, हम ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्ति की वो प्रक्रिया है जिनको हम कहते हैं दर्शन। पश्चिम में जो है जो फिलॉसफी है वो दो शब्द से बना है, एक है फिलॉस और दूसरा जो है सोफिया। दूसरा जो है सोफिया। फिलॉस का जो अर्थ है वह होता है ज्ञान, और सोफिया का जो समान अर्थ होता है वह होता है प्रेम, अनुराग। तो पश्चिम में जो है जो फिलॉसफी जो शब्द है वो दो शब्द से बना हुआ है, एक फिलॉस है और दूसरा जो है सोफिया है। जो फिलॉस शब्द है उसका जो अर्थ होता है वह है ज्ञान। तो पश्चिम में जितने भी दार्शनिक हुए हैं वो सब के सब जो है वो अपनी जिज्ञासाओं को वो शांत करना चाहता है। वहां सब के सब जो है अपनी जिज्ञासाओं को वो शांत करना चाहता है, वो इसलिए जानना चाहता है, वो बहुत व्याकुल है, वो इस बात को समझना चाहता है कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, इस सृष्टि का स्वरूप क्या है, वो ईश्वर का स्वरूप क्या है। ऐसी बहुत सी गहरी बातों के बारे में वो जानना चाहता है। इसका मतलब ये है कि जानना ही उनका बेसिक लक्ष्य है, जबकि भारत की दार्शनिक परंपरा में दर्शन का अर्थ बिल्कुल अलग है। यहां तो हुआ बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत में जो है इस दार्शनिक परंपरा में अगर देखे तो दर्शन बेसिकली जो है वो एग्जैक्टली क्या है, एक माध्यम है, एक साधन है। जबकि जो है पश्चिम में वास्तविक में अगर देखे जाए तो एक लक्ष्य है, वो वही साध्य है, ज्ञान वो साध्य है। अब इसके बाद आगे बढ़ते ही इनमें वहां होता है दर्शन का उद्देश्य, दर्शन का उद्देश्य। अब चूंकि जो है भारतीय जो परंपरा है उसमें दर्शन का अर्थ और जो पश्चात जो दर्शन की जो परंपरा है उसमें फिलॉसफी का जो अर्थ है वो दोनों समान नहीं है, ये बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो स्वाभाविक है दोनों के उद्देश्य भी भिन्न होंगे, दोनों के उद्देश्य जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। भारत की जो दार्शनिक परंपरा है उसमें
भारत की बात कर रहा हूं उनमें, और इस तरफ क्या है, पाश्चात्य में। तो भारत की दार्शनिक परंपरा में जो महत्वपूर्ण है, जो उद्देश्य है हमारा, वह है दुखों के अभाव। क्योंकि मनुष्य जो है शुरुआती दौर से ही जो है, जब से जीवन प्रारंभ हुआ है, वो हमेशा दुख में है, वो दुखी हुए हैं, हमेशा परेशान रहता है। पहले तो बहुत सोच सोच कर परेशान हो गया, और उसके बाद फिर जो है और कई प्रकार के दुख, कुछ शारीरिक दुख है, कुछ कुछ मानसिक दुख है, कुछ दैवी दैवा ने सिता दिया उनको, कहीं पर प्रलय आ गया कह दिया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, और सब कुछ अगर हुआ तो पैसे ही नहीं है, वहां भी दुख है। मतलब ये हुआ कि जन्म लिया तो दुख शुरुआत हुआ, जन्म के साथ ही दुख शुरुआत, मरते तो भी रोते ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन की शुरुआत से लेकर के अंतिम क्षण तक दुख ही दुख है। अब ये तो अलग बात है कि हमें मरने के बाद क्या हम रो पाते कि नहीं रो पाते, ये पता तो नहीं है, हो सकता है वहां पर भी दुख होता होगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो भारत में जो है दर्शन का जो बुनियादी उद्देश्य है, उन दुखों का समाप्ति चाहता है, किसी प्रकार से कोई दुख ना हो, हम उस स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको भारत की दार्शनिक परंपरा में कहते हैं मोक्ष, जिनको हम कहते हैं मोक्ष। तो एक्चुअल में मोक्ष जो है वो स्थिति है जिसमें किसी प्रकार से कोई दुख नहीं है, दुखों का अभाव है। जैन दर्शन में इनको जो है कैवल्य कहा जाता है, बौद्ध दर्शन में जो है इनको निर्वाण कहा जाता है, बौद्ध दर्शन में इनको जो है निर्वाण कहा जाता है। इन सबका जो अर्थ जो है देखा जाए तो यही है। जो हमारे पास स्थापित जो 9 दर्शन है, उनमें केवल वो चरवाक को छोड़ दो जो सिर्फ जो है खाने पीने की बात करता है, बाकी जो बचे जो 8 दर्शन है, वो किसी न किसी रूप में वो मोक्ष की जो अवधारणा है उनको वो स्वीकार करता है। स्वरूप में अंतर हो सकते हैं, मगर सभी जो है उस मोक्ष की अवधारणा को स्वीकार करता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय दर्शन में जो दर्शन का जो उद्देश्य है, जो अंतिम उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, मगर इसके लिए हमने माध्यम क्या बना रखा है, दर्शन को। इसका मतलब यह हुआ कि दर्शन जो है भारतीय परंपरा में मात्र एक साधन है, यह मात्र एक साधन है, जबकि साध्य मीन्स लक्ष्य वहां क्या है, मोक्ष। तो दर्शन बेसिकली वो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है हम उन दुखों को समाप्त करना चाहते हैं, मोक्ष की स्थिति में जाना चाहते हैं। क्योंकि पश्चिम में अगर ऐसे देखे, तो पश्चिम में अगर इनको देखे तो ये अपनी सिर्फ जिज्ञासाओं को शांत करना चाहता है, तो जिज्ञासा को शांत करना चाहता है, वो जानना चाहता है, वो सब कुछ जानना चाहता है, यहां भी जानना चाहता है, वहां भी जानना चाहता है। अब कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे, यहां भी खाना चाहता है, वहां भी खाना चाहता है, वहां भी खाना चाहता है। कुछ लोगों कह रहे हैं जानने का मन कर रहा है, सब कुछ जानने का मन कर रहा है, अब कुछ लोगों को सब कुछ खाने का भी मन कर रहा है, यहां भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अपनी अपनी रुचि। तो पश्चिम में बेसिकली क्या है, एक प्रकार से अगर देखे तो पश्चिम में जो दर्शन है ये उनका मानसिक व्यायाम है, ऐसा कह सकते हैं उनको। ये उनका जो है मानसिक व्यायाम है, उनके लिए मानसिक कसरत हो गया, एक प्रकार से कह सकते हैं। ये यहां कह सकते हैं कि वो सिर्फ जानना चाहता है इस विश्व के बारे में, इस सृष्टि के बारे में, कि सृष्टि को बनाया किसने है, उन सबके बारे में जानना चाहता है। एक अच्छे स्तर में, बुद्धि की विवेक के स्तर में पहुंच करके, नॉलेज बिल्कुल छोटी बातें हैं, नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो है विजडम की बात कर रहा हूं। मैं एक विवेकशील तरीके से चीजों को देखना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो पश्चिम में अगर देखे तो उनका जो उद्देश्य है बिल्कुल अलग है। अलग उद्देश्य मतलब सिर्फ क्या है, एग्जैक्टली क्या है, वो सिर्फ जानने के लिए बस प्रयास कर रहा है, वो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहता है, इसलिए वो क्या है, ज्ञान की प्राप्ति, वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। मतलब उनका ये क्या हुआ, वो साध्य हो गया।
मतलब क्या हो गया, साध्य। वो सिर्फ जानना चाहता है, जबकि भारत में क्या है, हम उन दुखों को जो है समाप्त करके, उन दुखों का प्रयोग, दर्शन का प्रयोग करके हम दुखों को समाप्त करना चाहते हैं, जिससे हम मोक्ष की स्थिति तक पहुंचे। तो इस प्रकार से देखे तो भारतीय दर्शन में उनका जो उद्देश्य है और जो पाश्चात्य दर्शन है उनका जो उद्देश्य है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों जो है अलग अलग है। यहां तो हो गया भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों का जो है उनका उद्देश्य। अब उसके बाद दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वह है इस दर्शन की अलग, दर्शन शास्त्र की अलग अलग उनकी ब्रांचेस, जिसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, और हमारा सिलेबस वही समझ में आएगा। सिलेबस हम जो है उस समय बेहतर तैयार कर सकते हैं तब जब दर्शन की कुछ बुनियादी बातें जो है हमें समझ में आए एक विषय के रूप। इसीलिए जो है इस पहले सेशन में मैं बहुत बहुत सामान्य बातें, मौलिक बातें, दर्शन में किस तरह की बातें पढ़ी जाती है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। अभी हम कुछ सिलेबस के किसी टॉपिक पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं देखा जाए तो। अब हमें समझना है इसमें दर्शन शास्त्र की उनकी शाखा या फिर जो ब्रांचेस, जो अलग अलग उनके विषय जिसमें पढ़े जाते हैं, उसमें सबसे पहला जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहली शाखा जिनको हम कहते हैं वह है मेटाफिजिक्स का। वह है मेटाफिजिक्स का। मेटाफिजिक्स का मतलब इनको हिंदी में कहते हैं तत्व मीमांसा। तो कहते हैं तत्व मीमांसा। और तत्व मीमांसा का मतलब ये हुआ, या फिर जिनको मेटाफिजिक्स कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब क्या है, बिल्कुल साइंटिफिकली हम चीजों के बारे में जाने तो कैसे बना है। जो जितनी हम देखते हैं, जो पूरा जगत देख रहे हैं, पूरी पृथ्वी देख रहे हैं, किससे बना, हम कहते हैं तो किससे बना, परमाणु से बना। तो बहुत पहले, 1000 साल पहले भी तो जो है परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था ना, दार्शनिकों ने तो दिया था ना, कणाद ने दिया था परमाणुवाद का। इस प्रकार से क्या हुआ कि ये एक्चुअल में क्या है कि ये पूरी जगत कैसे बना, ये पूरा विश्व बना कैसे, कि उसके बारे में बात करते हैं। इस सृष्टि जो है बनी कैसी है, सृष्टि का स्वरूप क्या है, सृष्टि का जो है बनाया किसने है, क्या वो ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर ने अगर बनाया तो इसको किस उद्देश्य से बनाया है, तो बनाने का प्रयोजन क्या है। यही सब बातें जिस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं उस विषय को कहा जाता है तत्व मीमांसा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वो सब जितनी भी बातें जो निर्माण से संबंधित है, वो सभी प्रश्न जो है वो इसी तत्व मीमांसा से संबंधित होते। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा इस इस तत्व मीमांसा में, इसका मतलब ये हुआ इस तत्व मीमांसा में जो पहले जो हिस्सा हुआ वह है सृष्टि विज्ञान का है, ये भी जिनको सृष्टि मीमांसा भी कह सकते हैं, कॉस्मोलॉजी। इसमें सृष्टि के निर्माण से संबंधित वो सभी विचारों पर चिंतन किया जाता है। तत्व मीमांसा में दूसरा जो महत्वपूर्ण जो ब्रांचेस होते हैं, जो मूल प्रश्न जो होता है वह होता है थियोलॉजी का। वहां होता है थियोलॉजी का। थियोलॉजी का मतलब ईश्वर मीमांसा की बात कर रहा हूं मैं। इसमें जो है ईश्वर मीमांसा, ईश्वर मीमांसा का मतलब ये हुआ वो ईश्वर के बारे में जो है मीमांसा करता है, ईश्वर के बारे में जो है उसमें बातें करते हैं। ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ब्रह्म क्या है, अपर ब्रह्म क्या है, ईश्वर के गुण क्या है। तो ये सब जितने भी विषय है वो ईश्वर मीमांसा के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। उसके बाद तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है इसी तत्व मीमांसा के अंतर्गत, इसी तत्व मीमांसा के अंतर्गत वहां होता है धर्म दर्शन, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। वहां होता है धर्म दर्शन। तो धर्म दर्शन के अंतर्गत जो है, धर्म दर्शन के अंतर्गत जो है धर्म क्या है,
धार्मिक धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म दर्शन का स्वरूप क्या है, धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है, धर्म निरपेक्षता क्या होती है, शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है, ये सब बातें जो है इस धर्म दर्शन के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, जो मेटाफिजिक्स का हिस्सा है, तत्वमीमांसा का हिस्सा है। इसके साथ साथ जो है इसके साथ साथ जो है एक और बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न अक्सर इससे जुड़ा होता है, अक्सर इससे जुड़ा होता है, वह है वह है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मीन्स साइकोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मनोविज्ञान है, अभी तो हम इनको विज्ञान कहते हैं, मगर ये विज्ञान बनने से पहले मीन्स स्वतंत्र रूप से जो है अलग एक स्थापित विज्ञान के रूप में स्थापित होने से पहले ये बेसिकली जो है इस दर्शन शास्त्र का ही हिस्सा हुआ करता था। तो मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में मन के बारे में अध्ययन किया जाता है, बुद्धि के बारे में अध्ययन किया जाता है, चेतना के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये सब जितने विषय की बात कर रहा हूँ, जिन 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 विषयों की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे विषय जो है वो सीधे तौर पे जुड़ी होती है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो इस प्रकार से जो है जो दर्शन शास्त्र का जो पहला जो ब्रांच है वो मेटाफिजिक्स का है, तत्व मीमांसा का है, जिनमें मुख्यतः मैंने चार बातें बताया। एक सृष्टि मीमांसा, सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से हुआ, सृष्टि के निर्माता कौन है, सृष्टि का स्वरूप किस प्रकार का है। थियोलॉजी, ईश्वर मीमांसा, ईश्वर के बारे में जानने की बात करते हैं पूरी तरह से, ईश्वर का स्वरूप किस प्रकार का है उनकी बातें करता है। तीसरी बात है जो धर्म दर्शन का, धर्म का अर्थ क्या होता है, धर्म का स्वरूप किस प्रकार से होता है, धर्म का जीवन से किस प्रकार से संबंध है, धर्म का क्या उद्देश्य है, कि उस तरह की बातें करते हैं मनोविज्ञान का। इस प्रकार से जो है पहला जो ब्रांचेस है दर्शन का वह हुआ मेटाफिजिक्स का। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है, उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है, तो दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा जो हिस्सा है उनको मैं यहां से अलग पेज में ले लेता हूं, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो इस दर्शन शास्त्र का जो है तो पहला जो हिस्सा हो गया वहां हो गया तत्व मीमांसा, जिनको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। और दूसरा जो विषय है वह है जिनको हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा, जिनको हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का मतलब जो है इपिस्टोमोलॉजी। इपिस्टोमोलॉजी तो स्वाभाविक है इस विषय में चूंकि किसकी बात हो रही है, ज्ञान की बातें हो रही, तो इसमें जो है वो ज्ञान क्या है, अगर ज्ञान है तो ज्ञान का प्रमाण क्या है, ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, सही ज्ञान क्या है, और सही ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार का होगा, ज्ञान के स्वरूप क्या है, ज्ञान के प्रकार क्या है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, क्या वहां प्रमाण है, तो प्रमाण क्या प्रत्यक्ष हो सकता है या कोई अनुमान भी हो सकता है, क्या कोई शब्द भी कोई प्रमाण हो सकते हैं। तो वो सब बातें जो है उस ज्ञान के बारे में पूरी तरह से जो अध्ययन किया जाता है जिस विषय के अंतर्गत, वहां होता है ज्ञान मीमांसा। उसके बाद जो है तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है, तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय होता है उसे कहा जाता है एक्सियोलॉजी। उसे कहा जाता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी का मतलब यहां हुआ मूल्य मीमांसा। तीसरा जो कहते हैं मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा है इसका मतलब ये हुआ इसमें मूल्यों की बात पढ़ेंगे। मुख्य रूप से क्या है,
मूल्य रूप से, मुख्य रूप से क्या है, मूल्य मीमांसा, या फिर इसको एग्जैक्टली अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ जो है इसके लिए एक अच्छा बेहतर शब्द जो है हम जो प्रयोग कर सकते हैं यहाँ जो है एक्सियोलॉजी जो है के लिए, एक्सियोलॉजी के लिए वहां है, वहां हुआ मूल्य मीमांसा। अब इसमें इसमें दो विषय को पढ़ा जाता है, इसमें जो है दो विषय पढ़ा जाता है। ये दो विषय का मतलब यह हुआ, या फिर इसमें ऐसा भी कहा जा सकता है इनको, मूल्य के जो सही शब्द इनके लिए सौंदर्य शास्त्र, ये एग्जैक्टली वर्ड यही है एक्सियोलॉजी का। एक्सियोलॉजी का मतलब यहां हुआ कि मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी का मतलब यह हुआ मूल्य मीमांसा। यहाँ है मूल्य मीमांसा। अब इसमें जो है दो चीजें पढ़ा जाता है, उनकी शाखा के रूप में कह सकते हैं। अब उनकी शाखा के रूप में दो चीज का मतलब यह हुआ कि एक जो हिस्सा होता है इनका, वहां होता है नीति शास्त्र, जिनको हम इथिक्स कहते हैं, और जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा होता है वहां होता है इसमें सौंदर्य शास्त्र। दो विषय है ये। तो नीति शास्त्र का मतलब ये हुआ कि इसमें नैतिकता के बारे में अध्ययन किया जाता है, नैतिक मूल्य क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, नैतिक दुविधा क्या होती है इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, नैतिकता क्या है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, शुभ क्या है अशुभ क्या है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, अच्छे क्या है बुरे क्या है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये सब जो है वो नीति शास्त्र के अंतर्गत है। इसी में जो है सत्यनिष्ठा क्या होती है, जवाबदेहिता क्या होती है, एक जो लोक सेवक होते हैं उसको किस तरह के नैतिक मूल्य रखने की आवश्यकता होती है, लोक सेवकों के जो है आचरण के बुनियादी नियम किस प्रकार के होते हैं, वो सब के सब जो है उस नीति शास्त्र का हिस्सा होता है। उसके बाद फिर जो है दूसरा जो हिस्सा है इनका उस मूल्य मीमांसा का, वहां है सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र का मतलब यहां हुआ कि इसमें इसमें जो है सौंदर्य का जो है अध्ययन किया जाता है, सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। सुंदर क्या है, सुंदरता किसमें होगी, क्या सुंदरता आंखों में है, या फिर वहां जिनको हम देख रहे हैं सुंदरता उसमें है, या फिर जो है सुंदरता जो है ऐसे क्या मापदंड है जिससे सुंदरता को जो है मापा जाए, ऐसा क्या संस्कृति से जो है सुंदरता का निर्माण होता है। तो ऐसी बहुत सी बातें, ये सब बातें जो है वह सब के सब जो है अध्ययन किया जाता है सौंदर्य शास्त्र के अंदर। तो इस प्रकार से जो है आज हम इस छोटी सी सेशन में सबसे पहले डिस्कस किया मैंने जो हमारे सिलेबस का जो मुख्य भाग है, 5 भाग बताया मैंने सिलेबस का। जब विशेष अलग अवसर दूसरे किसी लेक्चर में उस पर पूरी डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद फिर मैंने दर्शन की कुछ बुनियादी बातें, दर्शन के अर्थ, तो भारत की दर्शन परंपरा में जो दर्शन शब्द है उसका क्या अर्थ होता है और पश्चात में दर्शन का क्या अर्थ होता है, हमने वो भी समझे। उसके बाद फिर मैंने बताया कि दर्शन का उद्देश्य क्या है। उसके बाद फिर दर्शन के अलग अलग ये ब्रांचेस। तो इस प्रकार से आज की छोटी सेशन में हमने यही बातें समझे। अब इसके बाद जो अगला जो सेशन होगा हमारा, उसमें इसमें से अलग अलग विषय से संबंधित जो मुख्य परीक्षा का सीधा हिस्सा है, चाहे तो अब इनका जो है प्रारंभिक परीक्षा उसके सिलेबस में भी है, वहां से प्रश्न इसमें आते हैं और अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। तो किसी और जो सब्जेक्ट है उस पर, और जो टॉपिक है इसमें कई टॉपिक है, उस पर जो है किसी अगले सेशन में उस पर हम फिर से और डिस्कस करेंगे।
पर फिर बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।